नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग व्यू का स्पेशल एडिशन। आज ईएलएसएस पर बातचीत करेंगे। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। पिछले कुछ महीनों से हम सब टैक्स प्लानिंग करने में बिजी हैं। कहां निवेश करें, कैसे निवेश करें। टैक्स सेविंग तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन रिटर्न्स कितने मिलेंगे। कहीं निवेश पर लॉक इन ज्यादा तो नहीं होगा। जिस फंड को मैंने चुना है उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। मनी गुरु की इस खास एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो मैनेज करते हैं एक बेहतरीन ईएलएसएस म्यूचुअल फंड को, जिससे टैक्स सेविंग तो होती है, साथ में आपके पैसे भी बढ़ते हैं। हमारे साथ है मिस्टर अश्विनी कुमार, सीनियर फंड मैनेजर, रिलायंस म्यूचुअल फंड। अश्विनी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। लेकिन फंड के बारे में भी आपसे जानेंगे। रिलायंस के ईएलएसएस फंड को आप मैनेज करते हैं, लेकिन पहले दर्शकों को ईएलएसएस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि आखिर ईएलएसएस फंड्स होते क्या हैं। ईएलएसएस दरअसल होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, एक तरह का म्यूचुअल फंड जिसमें आपको 80C की छूट का फायदा तो मिलता ही है, साथ ही बेहतर रिटर्न कमाने का एक मौका भी मिलता है। इसमें महज 3 साल का लॉक इन होता है, यानी कि 80C की जो कंप्लीट बास्केट है उसमें सबसे छोटा लॉक इन पीरियड ईएलएसएस के अंदर होता है। तो कई फायदे हैं इसके। आपको टैक्स की छूट भी मिलती है, साल की 1.5 लाख, और साथ ही आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने का मौका भी मिलता है, क्योंकि इसका निवेश होता है अलग अलग इक्विटी के अंदर, यानी कि अलग अलग स्टॉक्स के अंदर। आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं और एक मुश्त निवेश भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऐसे ईएलएसएस फंड की जिसने अपने सभी पीयर्स से सबसे अच्छा शानदार रिटर्न दिया है। हम बात कर रहे हैं रिलायंस टैक्स सेवर फंड की। अगर पिछले 3 साल में देखें तो फंड ने निवेशकों को मालामाल किया है, शानदार रिटर्न दिया। और इसकी स्ट्रैटेजी और पोर्टफोलियो के बारे में जानते हैं मिस्टर अश्विनी कुमार से, जो कि रिलायंस टैक्स सेवर के फंड मैनेजर भी हैं। अश्विनी, सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूंगी स्कीम के बारे में, इसका फोकस क्या रहता है और फंड की स्ट्रैटेजी क्या है। देखिए, इसमें हमारा फोकस जो है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है। जो इन्वेस्टर लंबी अवधि के लिए आएंगे उनकी वेल्थ क्रिएट हो, ये हमारा फोकस है। इसके लिए हम इसमें करीब करीब 60% जो है लार्ज कैप कंपनीज़ में और 40% जो है मिड कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करते समय हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट बहुत बढ़िया हो, अच्छा बिजनेस हो, और जो कंपनीज़ में हमने इन्वेस्ट किया है उनकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग हो। इसमें पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी ये रही है, हमारा फोकस रहा है कि 70% जो पोर्टफोलियो है वो डोमेस्टिक ग्रोथ ओरिएंटेड हो, जिसमें खासकर बैंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव कंपोनेंट कंपनीज़ हैं। बाकी इसके अलावा हमारे पास मेटल एंड माइनिंग, कंज्यूमर और आईटी कंपनीज़ में भी हमने निवेश किया है। हमारा फोकस इसमें ये रहता है कि कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके 3 साल उनको दें, जिससे कि वो कंपनीज़ अपनी स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट कर पाएँ और हम लोग ग्रोथ साइकिल का पूरा बेनिफिट उठा पाएँ। तो हमारा फोकस यहाँ अच्छी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट और अच्छा बिजनेस है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, क्योंकि किसी भी कंपनी की स्ट्रेटेजी को प्ले आउट करने में 3 या 4 साल लगते हैं। इसमें हमारा यही फोकस है जी। तो आपने फोकस एरिया के बारे में बताया, लेकिन बहुत कुछ है इस फंड के बारे में जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त बजाज कैपिटल से मिस्टर गौतम अजानिया भी जुड़े हैं। गौतम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज हम ईएलएसएस स्पेशल पे बातचीत कर रहे हैं और उस पर भी हमने चूज किया रिलायंस टैक्स सेवर, जो आज फोकस में रहेगा। उसकी स्ट्रैटेजी क्या है ये समझाने के लिए अश्विनी हमारे साथ मौजूद भी हैं। अश्विनी, आपसे जानना चाहते हैं पोर्टफोलियो के बारे में। जैसे आपने बताया अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करता है रिलायंस टैक्स सेवर फंड, जो ईएलएसएस फंड है, लेकिन पोर्टफोलियो में और कौन से सेक्टर्स शामिल हैं? तो है, इसमें हमारे 5 या 6 सेक्टर्स हैं। उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट है। इसमें डोमेस्टिक बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों, ऑटोमोबाइल कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और मेटल एंड माइनिंग कंपनीज में हमारा इन्वेस्टमेंट है। और इसके अलावा कंज्यूमर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट है। हमारा फोकस है कि भारत में जो ग्रोथ हो रही है, कैसे हम इन 5 सेक्टर्स के थ्रू उस ग्रोथ को कैप्चर करें। बिकॉज हमको लगता है कि भारत में हालात सुधर गए हैं, लोअर इंटरेस्ट रेट्स हैं, लोअर इन्फ्लेशन है, लोअर फिस्कल डेफिसिट है। इसके कारण हमारे पोर्टफोलियो का 65 to 70% फोकस इंडियन कंपनीज़ के ऊपर है, विचार जो कि डोमेस्टिक सेक्टर में ग्रोथ से बेनिफिट करती हैं। तो 5 अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसमें ये पर्टिकुलर फंड निवेश करता है, जिसके जरिए जिस तरह ये सेक्टर्स परफॉर्म करेंगे उसके जरिए रिफ्लेक्शन इसके रिटर्न्स पर भी दिखता है। अश्विनी, आपसे हम इनफैक्ट बजट के बारे में भी कुछ व्यूज़ लेना चाहते हैं। बजट जो पेश हुआ, कैसा लगा आपको ये बजट? इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या देखते हैं आप, जो अनाउंसमेंट्स इस बजट के दौरान हुई?
इस बार का बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है। इसमें सरकार का फोकस 3 या 4 चीज़ों पर है। पहला है कि कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए, सरकारी खर्चा कैसे बढ़ाया जाए कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ, जिससे ग्रोथ रेट इम्प्रूव करे। सेकंड है कैसे हाउसिंग को बूस्ट दिया जाए। थर्ड है फिस्कल डेफिसिट को कम रखा जाए, जिससे कि इंटरेस्ट रेट्स कम रह सकें और इन्फ्लेशन भी कम रह सके। चौथा है एसएमई सेक्टर, जिसमें हमारे यहाँ 5 करोड़ स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, कैसे इनको बेनिफिट किया जा सके। पांचवा बजट का फोकस था कैसे फाइनेंशियल सेविंग्स को बढ़ाया जा सके। इसमें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट डिमांड को डिस्करेज किया गया है, जिसका मतलब है कि आप अगर दूसरा या तीसरा घर लेते हैं तो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स उतने बड़े नहीं मिलेंगे जो पहले मिलते थे। इस कारण से काफ़ी सारा फोकस फाइनेंशियल सेविंग्स पर आएगा। और भारत में चूँकि 70% लोग रूरल इंडिया में रहते हैं, उनके ग्रोथ रेट के कारण, उनके इम्प्रूव ग्रोथ रेट के कारण ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा। इनफैक्ट जैसा कि आपने कहा कि जीडीपी पर भी इसका असर दिखेगा और आने वाले समय में हम देखेंगे ग्रोथ भी बेहतर होगी। लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ओवरऑल आपका व्यू क्या है? अभी किस तरह से इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, आप क्या व्यू रखते हैं? इंडिया में देखिए, जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, तब उसके सामने जो बड़े मुद्दे थे वो एनपीए था, लोअर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम फोकस था, और प्रॉब्लम्स जो थे वो हाई इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट्स के थे। तो इन्फ्लेशन भारत में 10% से घट के 4.5% हो गई है या 4% हो गई है। इंटरेस्ट रेट्स 10 ईयर जी से 6.5% पर आ गया है, और भारत में अभी भी इंटरेस्ट रेट्स को घटाने की क्षमता है। तो मुझे लगता है कि सरकार का फोकस जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ है, और धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। सरकार एफडीआई को इम्प्रूव कर रही है, एफडीआई में और इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तीसरी चीज़, लोअर इंटरेस्ट रेट्स होने के कारण कंज्यूमर को सबसे बड़ा बेनिफिट है। चौथा, सरकार का फोकस हाउसिंग के ऊपर है, जिसका बहुत बड़ा मल्टीप्लायर है। हाउसिंग से लिंक्ड काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं। जब हाउसिंग का एक्सपेंशन होता है तब बहुत सारे सेक्टर्स सिग्निफिकेंटली बेनिफिट करते हैं। तो सरकार का ये जो हाउसिंग का फोकस है, इससे काफ़ी मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आएगा। इसके अलावा सरकार डिफेंस, माइनिंग, रेलवेज और रोड्स पर भी काफ़ी फोकस कर रही है, जिसके कारण फिर से इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने में आसानी होगी। मुझे लगता है आने वाले 3 या 4 क्वार्टर्स में हम देखेंगे कि बैंकिंग की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी कंसोलिडेशन हो रहा है कई सेक्टर्स में। जो कंपनीज़ पर काफ़ी बड़ा कर्जा था, वो कंपनीज़ दूसरे कंपनियों द्वारा खरीदी जा रही हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि एक्सपोर्ट्स भी अब थोड़े रिवाइव होने लगे हैं। तो इस कारण से ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया में अच्छा रहेगा, और हाउसिंग सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर लोअर इंटरेस्ट रेट्स के कारण सिग्निफिकेंटली बेनिफिट करेंगे। और सरकार जो नए सेक्टर्स हैं, खासकर डिफेंस, मेक इन इंडिया, इस पर काफ़ी फोकस कर रही है, जिसका हमको लाभ मिलेगा आने वाले 2 या 3 सालों में। काफ़ी सिग्निफिकेंट फ़ायदा होगा। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार की जो नीतियाँ हैं, उनके कारण लोअर फिस्कल डेफिसिट है, लोअर इन्फ्लेशन है, लोअर इंटरेस्ट रेट्स हैं, और कंज्यूमर को काफ़ी सिग्निफिकेंट बेनिफिट होगा। बैंकिंग सिस्टम की प्रॉब्लम्स कम हो रही हैं, और आने वाले समय में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा। जी, शुक्रिया अश्विनी कुमार जी, फंड पर आपने बात की और साथ ही आपने अपना व्यू भी रखा बजट को लेकर, और साथ ही ग्रोथ किस तरह से आगे बढ़ेगी। अब ईएलएसएस पर बात करने के लिए हमारे साथ बजाज कैपिटल से मिस्टर गौतम अंजनिया भी मौजूद हैं। गौतम, वेलकम टू द शो। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, हम ईएलएसएस की बात कर रहे हैं, उनमें से भी हमने आज चुना है रिलायंस टैक्स सेवर को, क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस है अपने पीयर्स से काफ़ी शानदार रहा है। आप अपने क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को कौन सा ईएलएसएस सजेस्ट करते हैं? देखिए, धन्यवाद पल्लवी। देखें, अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री में सभी म्यूचुअल फंड के लगभग ईएलएसएस स्कीम्स हैं
और सभी की अपनी खूबियां हैं, लेकिन रिलायंस की जो ELS स्कीम है, रिलायंस टैक्स सेवर फंड, वो अलग निकल के आता है उसकी, क्योंकि अलग अलग फीचर्स हैं जो कि काफ़ी पसंद किए जाते हैं और वो अपना एक स्ट्रॉन्ग केस बनाते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सिर्फ रिटर्न एक पैरामीटर नहीं है, उसके अलावा कई और रीजंस हैं। जैसे अगर हम इसका साइज़ देखें, म्यूचुअल फंड का टोटल साइज 5,800 करोड़ से ऊपर आज की डेट में इसी स्कीम में मैनेज हो रहा है, और ये लार्ज कैप ओरिएंटेड, जैसे अश्विनी जी ने भी बोला, लगभग 62% 65% के आसपास लार्ज कैप है और मिड एंड स्मॉल कैप का थोड़ा एलोकेशन है। तो बड़ी कंपनियां इसके पोर्टफोलियो के अंदर हैं। कंसिस्टेंटली इसने रिटर्न भी दिया है। 3 साल में अगर देखें तो लगभग 28-29% का कंपाउंडेड यानी चक्रवृद्धि रिटर्न जो हम कह सकते हैं, लगभग 3 साल में। 5 साल में देखें तो 21-22% के आसपास का है। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम देखें, जो इंडेक्स है जिसके साथ किसी भी स्कीम को कंपेयर किया जाता है, 3 साल में लगभग 12% और 5 साल में लगभग 7 से 8% ज़्यादा रिटर्न है इस स्कीम का। इवन कैटेगरी जो है हमारी, जो ELSS कैटेगरी है, उसमें भी 5 से 6% ज़्यादा ही रिटर्न दिया है रिलायंस टैक्स सेवर ने। सिर्फ यही नहीं, परफॉर्मेंस, इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा फीचर है जो कि रेगुलर इनकम। जैसे हम कहते हैं कि मार्केट में कभी इन्वेस्ट करें तो आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए जहां मौका मिले, या फिर कुछ रेगुलर इनकम आती रहे तो कुछ हमारे इन्वेस्टर्स उनको अच्छा लगता है। तो रिलायंस म्यूचुअल फंड का की टैक्स सेविंग स्कीम्स का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लगभग 4 साल में हर 3 महीने में डिविडेंड देते आ रहे हैं, और लगभग 17 डिविडेंड इन्होंने दिए हैं पिछले 16 क्वार्टर में। सो ये कंसिस्टेंट रिकॉर्ड है कि ये स्कीम परफॉर्मेंस दे रही है, रिटर्न बना रही है, तभी अपने इन्वेस्टर्स को ये फायदा भी दे पा रही है। यही सारे फीचर्स हैं, और बाकी टेक्निकल ना करते हुए, रेशियोज को ना देखते हुए, अगर हम सामान्य फीचरों को देखें तो उस हिसाब से स्कीम बहुत अच्छी आती है और ये इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। आपने काफ़ी कुछ बताया इस स्कीम के बारे में। इसका जो परफॉर्मेंस रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है, और डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। आप हमारे साथ बने रहिए गौतम। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर अनूप भैया हैं, फाउंडर एंड MD मनी हनी फाइनेंशियल सर्विसेज। बहुत बहुत स्वागत है अनूप आपका। आपसे भी मेरा सवाल यही होगा कि आप कौन से फंड को रेकमेंड करते हैं और उसके पीछे क्या कारण रहते हैं? गुड इवनिंग पल्लवी। आई थिंक जो गौतम जी ने बताया है, आई थिंक उसी को कंटिन्यू करते हुए, आई थिंक रिलायंस अगेन मेरी भी एक फेवरेट चॉइस होगी विद इन द ELSS कैटेगरी। आपको काफी चॉइसेस है, बट जो फीचर्स गौतम जी ने बताए हैं, उसके अलावा और एक फैक्टर कंसिडर करना चाहिए जब हम कोई स्कीम सिलेक्ट करते हैं, वो है फंड मैनेजमेंट टीम। एक कंसिस्टेंट फंड मैनेजमेंट टीम कहीं पे भी जो फंड हाउसेस है, जो कि अगर आप सुनील सिंघानिया जी है, मधुसूदन जी केला है, जो रिलायंस की टीम है, अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सिंस इंसेप्शन उनके साथ में की हुई है। तो इनके जो रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है रिलायंस ELSS फंड का, टैक्स सेवर फंड का, और ये पूरे 11 साल में द मनी हैज बीन ऑलमोस्ट मल्टीप्लाइड बाय 4.7 टाइम्स। लाइक इट इज अगेन यू हैव टू गिव क्रेडिट्स टू दी योर कंसिस्टेंट इन मैनेजमेंट। यानी इंसेप्शन से अभी तक का हम रिटर्न देखें, अगर आपने 1 लाख रुपए एक मुश्त लगाया था तो अब उसकी जो वैल्यू होगी रिटर्न ऑलमोस्ट 4,70,000 रुपीज है। जी जी।